हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फोकस यूपीएससी बाय एसपीआर। आज के 7 नवंबर के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एआई से जुड़ी एक बड़ी पॉलिसी डेवलपमेंट की तरफ, जहाँ जिसके साथ इंडिया का इनोवेशन इकोसिस्टम और रेगुलेटरी लैंडस्केप दोनों पर गहरा असर पड़ने वाला है। 5 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिवाइज्ड एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस रिलीज की। ये नए गाइडलाइंस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं कि सरकार एआई रेगुलेशन के लिए अब एक ज़्यादा इनोवेशन फ्रेंडली और एडेप्टिव अप्रोच लेना चाहती है। पहले के ड्राफ्ट ज़्यादा रिस्क मिनिमाइजेशन पे फोकस थे, जबकि नया वर्जन इनोवेशन को थ्रॉटल किए बिना अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है। ये फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया गया था एक कमेटी के द्वारा जो प्रोफेसर बालाराम रविंद्रन आईआईटी मद्रास के गाइडेंस में जुलाई 2025 में बनी थी। इस बार का अप्रोच नीति आयोग और ओईसीडी के पहले के फ्रेमवर्क से काफ़ी अलग है। यहाँ पे एम्फेसिस एडॉप्शन इनेबल करने पर है, ना कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एनफोर्स करने पर। ये गाइडलाइंस वैसे आईटी रूल्स 2021 के अमेंडमेंट से अलग है, जिसमें सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करने का प्रोविजन था। अब इन गाइडलाइंस के अंदर एआई गवर्नेंस कैसे होगा, इस पर भी डिटेल में बात की गई है। गाइडलाइंस के फ्रेमवर्क में कुछ 7 कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे ट्रस्ट को इंश्योर करने वाला रिलायबल एआई सिस्टम्स, पीपल सेंट्रिसिटी जिसका फोकस सोसाइटल बेनिफिट पर है, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन जो एथिकल टेक डेवलपमेंट प्रमोट करता है, एक्विटी यानी इंक्लूसिव एक्सेस फॉर ऑल, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द इकोसिस्टम, एलएलएम्स के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी इन एआई ऑपरेशंस, और सेफ्टी, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी जिसे लॉन्ग टर्म रिस्क के साथ टैकल किया जा सके। इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी रेकमेंड किया गया है। एआई गवर्नेंस ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, जिसमें मेटी, एमएचए, एमईए, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज, आरबीआई, सेबी और टीआरआई जैसे सेक्टरल रेगुलेटर्स और बीआईएस, नीति आयोग जैसे एडवाइजरी और स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज भी इन्वॉल्व रहेंगे। सरकार का पोजीशन ये है कि फिलहाल कोई अलग एआई लॉ लाने का प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर रिस्क्स इवॉल्व होते हैं तो लेजिस्लेटिव रूट कंसिडर किया जा सकता है। ये अहम है क्योंकि एआई का जो सेक्टर है अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। इस तरह से इंडिया एक बैलेंस, फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव मॉडल एडॉप्ट कर रहा है जो इनोवेशन और सेफ्टी के बीच एक प्रैग्मेटिक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के लैंडस्केप पे चलते हैं, जहाँ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसका स्कोप इनोवेशन के साथ एनर्जी सिक्योरिटी को भी डायरेक्टली लिंक करता है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या EESL ने अनाउंस किया है कि वो आंध्र प्रदेश के अरकू वैली और विशाखापट्टनम में इंडिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करने वाला है। ये स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में, जो अब तक मेनली सोलर और विंड पे डिपेंडेंट था। EESL की बात करें तो ये एक जॉइंट वेंचर है NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बीच। ये सुपर ESCO यानी एनर्जी सर्विस कंपनी के रूप में लार्ज स्केल एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करता है। इन्होंने पहले भी उजाला जो LED डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए था, स्मार्ट मीटरिंग और NECP जैसे इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स चलाए हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा। अब जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ये एक ऐसा सोर्स है जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर स्टोर्ड हीट से डिराइव है। मोस्टली यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके से ये जनरेट होता है। जियोथर्मल ग्रेडियंट के हिसाब से हर किलोमीटर डेप्थ में टेम्परेचर 25 से 30 डिग्रीज तक बढ़ जाता है। हाई एंथैल्पी रिसोर्सेज जिनमें टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी बहुत हाई होता है, और जहाँ हॉट स्प्रिंग्स और वॉल्केनिक जोन्स होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। लो टू मीडियम एंथैल्पी रिसोर्सेज का यूज़ हीटिंग, हॉट वाटर सप्लाई और डायरेक्ट यूज एप्लीकेशंस में होता है। इंडिया के जियोथर्मल कैपेसिटी की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ने अब तक 381 हॉट स्प्रिंग्स आइडेंटिफाई किया है, और जियोथर्मल एटलास के अकॉर्डिंग लगभग 10,600 मेगावाट्स का पोटेंशियल अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट का लोकेशन की बात करें तो ये अरकू वैली में है, जो हिस्टोरिकल फिगर अल्लूरी सीताराम राजू का भी डिस्ट्रिक्ट है, और ये ईस्टर्न घाट्स में है। ये पायलट प्रोजेक्ट नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का इंडिकेटर है, बल्कि रीजनल एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। इसका कंट्रीब्यूशन एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉस्ट एफिशिएंसी और इंडिया का नेट जीरो गोल्स में भी देखा जाएगा।
तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया ग्रेजुअली अपने एनर्जी मिक्स में ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज को इंक्लूड कर रहा है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एसेंशियल होगा। अब चलते हैं पॉलिटी के क्लासिक टॉपिक की तरफ जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रेगुलरली पूछा जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कोर्ट के डिग्निटी और फंक्शनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी जज, कोर्ट ऑफिसर या कोर्ट के फंक्शनिंग को डिसरेस्पेक्ट या ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए तो वो कंटेम्प्ट के अंदर आ सकता है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को यह पावर देता है। स्टैट्यूट की बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंदर ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिविल कंटेम्प्ट जिसमें कोर्ट ऑर्डर का विलफुल डिसोबीडियंस होता है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जिसमें कोर्ट्स को स्कैंडलाइज करना, जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस या जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना इंक्लूडेड है। पनिशमेंट में मैक्सिमम 6 महीने तक जेल हो सकती है, 2000 तक का फाइन हो सकता है, लेकिन अगर कंटेम्प्ट के बाद अपॉलॉजी सिंसियर हो तो कोर्ट इसे एक्सेप्ट करके पनिशमेंट को वेव भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या तो सुओ मोटो कंटेम्प्ट इनिशिएट कर सकते हैं या फिर किसी पेटिशन के जरिए, लेकिन अगर पेटिशन के जरिए किया जाए तो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल का कंसेंट लेना जरूरी होता है। लोअर कोर्ट्स के पास खुद के कंटेम्प्ट इनिशिएट करने का पावर नहीं होता। अगर उनके सामने कंटेम्प्ट होता है तो वो हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंस की बात करें तो जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने मुलगांवकर केस में कहा था कि कोर्ट्स को जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए, वरना कंटेम्प्ट का मिसयूज एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) को वायोलेट कर सकता है। चलिए अब इंटरनेशनल क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ते हैं। COP30 जो कि नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम सिटी में होने जा रहा है। ये एनुअल समिट UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर होती है। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका ओरिजिन 1992 के रियो अर्थ समिट में हुआ था। वही समिट था जहां पर UNCBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और UNCCD जैसे लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स और एजेंडा 21 जैसे डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए थे। UNFCCC का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना, और इस प्रोसेस में साल दर साल COPs यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। COP29 बाकू अजरबैजान में हुई थी और अब ब्राजील में होने जा रहा है, जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफी क्रिटिकल है। ये समिट नॉट जस्ट सिंबॉलिक है बल्कि डिसाइसिव भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, लॉस एंड डैमेजेस फ्रेमवर्क और डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए। इस बात को याद रखें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और COP मीटिंग्स ये सब UPSC के लिए एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। अब फोकस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के एक इवॉल्विंग डायनामिक पर। ब्रिक्स पे इनिशिएटिव जिसका गोल है ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम यानी स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना। स्विफ्ट सिस्टम करेंटली सिक्योर फाइनेंसिंग मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये वेस्टर्न डोमिनेटेड है। रशिया पर यूक्रेन क्राइसिस के बाद स्विफ्ट सैंक्शंस ने ये एक्सपोज किया कि ग्लोबल साउथ को अल्टरनेटिव सिस्टम्स की ज़रूरत है। इसीलिए ब्रिक्स कंट्रीज एक नया सिस्टम ला रहे हैं जिसे ब्रिक्स पे या ब्रिक्स ब्रिज कहा जा रहा है। इसका एम है लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट और एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम डेवलप करना। इस इनिशिएटिव के अंदर चाइना का CIPS, रशिया का SPFS, इंडिया का UPI और ब्राजील का PIX सिस्टम लिंक किया गया है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसका इम्पैक्ट काफ़ी वाइड हो सकता है। डॉलर डिपेंडेंस कम होगा, डेवलपिंग नेशंस की फाइनेंशियल सॉवरेंटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन होगा। और अब अंत में चलिए एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की ओर जाते हैं जो अपने आप में एक हिस्ट्री है। एक टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट जिसमें साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया दुनिया का सबसे ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास एक जायंट स्टार चला गया जिसे ब्लैक होल ने अपनी ग्रेविटी से श्रेड कर दिया। जब वो स्टार टूट गया तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसने एक फ्लेयर क्रिएट किया जिसका ब्राइटनेस 10 ट्रिलियन सन्स के बराबर था। और अब सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये ब्लैक होल अर्थ से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब ये इवेंट 10 बिलियन साल पहले पूरा हो चुका है, लेकिन हमें इसका लाइट अब देखने को मिल रहा है। इस तरह के टाइडल डिस्रप्शन इवेंट्स नॉट जस्ट स्पेस साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सपांड करता है कि यूनिवर्स कितना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC बाय SPM साइनिंग ऑफ।
जय हिंद।